हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल की ऑफ लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1, द रेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 1 है। ओके, तो आज इस चैप्टर का हम एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बाकी स्टूडेंट्स जो है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीचरशिप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी टेट हो या सी टेट हो, तो इन सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट? ओके, तो दीज आर द ऑप्शन: 1789, 1879, 1780 एंड 1769। एंड इसका जो सही जवाब है ये है 1789। 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट द टाइम? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था? द ऑप्शंस आर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोवरेन स्टेट एंड एब्सोल्यूट मोनार्की। तो उस समय जो सिचुएशन था वो था एब्सोल्यूट मोनार्की। ओके, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। एब्सोल्यूट मोनार्की तो पता है, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब जो कि किंग या क्वीन एक होता है, पूरी स्टेट पूरी कंट्री को जो वो अपने कंट्रोल में रखता है, उसका ही राज चलता है। और उस समय ये वजह थी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन उसी वजह से शुरू हुई थी। उसका पॉलिटिकल सिचुएशन तो था वो कि एब्सोल्यूट मोनार्की था। राइट, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। व्हाट एम्फसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये क्वेश्चन है, एक संविधान की तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एक संयुक्त राष्ट्र जो समुदाय की धारणा पर क्या बल दिया जाता है, कि किस पर जोर दिया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ला पैट्रिया एंड ले सिटिजन। ला पैट्रिया का मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटिजन द सिटीजन। सेकेंड है फ्रेंच पीपुल इन कॉमन। ऑप्शन सी फ्रेंच फ्लैग एंड ऑप्शन डी आइडिया ऑफ वन नेशन स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, किस पर जोर दिया गया था, वो स्लोगन था ला पैट्रिया एंड ले सिटिजन। ओके, ये फ्रेंच लैंग्वेजेस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रांस फ्लैग? ओके, जो न्यू फ्रांस फ्लैग बनाया गया उस पर कितने कलर थे? वो थे 2, ट्राई कलर, 4 कलर या सिंगल कलर। एंड इसका आंसर क्या होगा? ये होगा ट्राई कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द स्टेट्स जनरल इलेक्टेड? ऑप्शंस आर मेन एंड वुमेन, एक्टिव सिटीजन्स, वुमेन, सीनियर सिटीजन्स। एंड इसका सही जवाब होगा एक्टिव सिटीजन्स। ओके, these are the states general elected by active citizens. What was the new name of states general? Question number 6. The options are Federal Assembly, State Assembly, National Assembly and People's Assembly. And the answer is option C होगा इसका जवाब, National Assembly. Okay. Question number 7. What actions were taken in the name of the nation? And the options are army was formed, social work was done, then hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, custom duties were abolished, regular meeting were held. तो इस 7 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि नेशन की नाम पर क्या क्या एक्शन लिया गया। तो इसका आंसर होगा उस ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। हाइमन्स जो कि भजन कंपोज किए गए, ओथ लिए गए एंड शहीदों की याद किए गए एंड कस्टमाइज ड्यूटीज वेर एबोलिस्ड। ओके,
तो ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप, एंड द ऑप्शंस आर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एंड द राइट आंसर इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, regional dialects were discouraged and dash became the common language of the nation। ओके, तो देश का कॉमन लैंग्वेज किस लैंग्वेज को रखा गया? ऑप्शंस देखिए, इंग्लिश या पोलिश लैंग्वेज को, या फ्रेंच या इटालियन लैंग्वेज को। तो ओबियसली फ्रेंच ही रहेगा नेशन का कॉमन लैंग्वेज। ओके, तो राइट आंसर होगा क्या, सी होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट वैल्यूबल फॉर योर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स। ओके, मैंने आज ऐसे 50 क्वेश्चंस बनाए हैं, 50 MCQs बनाए हैं। आई होप आप सबको यूज़फुल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट मिशंस डिड द रेवोल्यूशनरीज declare as the destiny to the French people, and the options are, first option, to liberate the peoples of Europe from despotism, to help other peoples of Europe to become nations, to make a one nation state, to become a democracy, to become a sovereign। सो 10 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया क्योंकि जो फ्रेंच के जो रेवोल्यूशनरीज थे वो फ्रेंच के पीपल के लिए, कॉमन पीपल के लिए, उनके डेस्टिनी के लिए क्या क्या मिशन किए थे, डिक्लेयर किए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट की 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप। तो फ्रांस की जो इवेंट्स हुए थे, जो कि घटना घटी थी, वो उस वक्त अदर यूरोपियन सिटीज़ में ये खबर जब पहुंचा तो क्या घटा, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। मतलब जो फ्रांस में जो घटनाएं हुई तो उसी वजह से उसी घटना को जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने जाना तो क्या घटा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस आर, देयर वाज ट्यूमुलट, ऑप्शन बी, द पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, एंड ऑप्शन डी, देयर वाज कन्फ्यूजन एंड डिससैटिस्फैक्शन इन द एयर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब नाम का एक क्लब जो स्टूडेंट्स थे एंड जो मिडिल क्लास फैमिली के जो एजुकेटेड मेंबर्स थे वो एक क्लब का सेट किया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ जैकोबिन क्लब। तो जो जैकोबिन क्लब जो बना उसका जो पर्पज क्या रहा? ऑप्शंस आर, टू डेमोरलाइज द पीपल, टू स्पीक एगेंस्ट फ्रांस, टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन, टू सोशलाइज एमंग डिफरेंट रेसेस। ठीक है, एंड द राइट आंसर ऑफ 12 क्वेश्चन इज टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स। ओके, सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स हेल्ड एट द जैकोबिन क्लब। तो ये जो जैकोबिन क्लब्स का एक्टिविटीज़ क्या क्या जो बना एक्टिविटीज़ हुआ तो उसका रिजल्ट क्या रहा, ये पूछा गया। ऑप्शंस आर, प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रांस आर्मीज टू मूव द different countries, option B, they brought about unrest in the society, option C, they brought about crime destruction, and option D, there was immediate peace। okay,
तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू, तो किस कंट्रीज को फ्रेंच आर्मीज मूव किए गए। ऑप्शन आर होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली, एंड ऑप्शन बी होलैंड एंड इटली, ऑप्शन सी होलैंड एंड बेल्जियम, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड एंड इटली। एंड द राइट आंसर ऑफ 14 नंबर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंच जो आर्मीज थे वो होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड कुछ पार्ट ऑफ इटली में रह गए, मूव किए गए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी अब्रॉड थ्रू द रेवोल्यूशनरी वार्स। डिस्पोटिज्म, ऑप्शन बी नेशनलिज्म, सी वार स्ट्रेटजीज एंड डी वायलेंस एंड ब्लूडशेड। तो ऑप्शन होगा 15 नंबर का सही जवाब होगा नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म होगा इसका राइट आंसर। What did Napoleon do in the territory that was under his control? And the options are set about introducing many reforms, set about war strategies, work for peace, work towards democratic. And the answer होगा ऑप्शन ए, set about introducing many reforms। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, what type of rule was carried out in France during Napoleon's time। तो नेपोलियन के रूल के समय फ्रांस में किस टाइप का रूल बनाया गया। ऑप्शन ये रहा, फेडरल रूल, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड रिपब्लिक। एंड द राइट आंसर इज मोनार्की। ओके, ऑप्शन सी मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन फ्रांस। ऑप्शंस आर मोनार्की, डेमोक्रेसी, फेडरल रूल्स या सोवरेनिटी। तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी। तो थोड़ा स्पीड कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस मैंने बनाया है। अगर इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं जल्द से जल्द इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ला दूँगा। ओके, फ़िलहाल हम ये MCQs थोड़ा स्पीड कर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। ऑप्शन बी ब्रॉट अबाउट डिफरेंट रिफॉर्म्स। ऑप्शन सी वर्कड ऑन मिलिट्री। ऑप्शन डी वर्कड ऑन फाइनेंशियल कंडीशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज। तो 1804 को जो सिविल कोड फ्रांस में बनाया गया उसका अदर नेम, उस कोड का नाम है द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड या कोड ऑफ जस्टिस या द नेपोलियनिक कोड या द नेशनल कोड। तो द राइट आंसर इज द नेपोलियनिक कोड। ओके, इसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है, जो कि 1804 में कोड का लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। तो ये कोड फ्रांस में जो सिविल कोड 1804 में बनाया गया, इसका मकसद क्या था, क्या लाया, ये देखते हैं। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, राइट बाय बर्थ टू ऑल फैसिलिटीज ऑफ स्टेट, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। एंड ऑप्शन सी होगा नो राइट टू प्रॉपर्टी। एंड ऑप्शन डी नो राइट टू इक्वलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर
द लॉ एंड सिक्योर द राइट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच रीजन्स वाज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड एंड इटली एंड जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, एंड ऑप्शन डी डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर। 23 देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द रूरल एरिया ऑफ दिस रीजन्स? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial due। तो जो कि है ऑप्शन बी है मेड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट, सी एनकरेज द फेडरल सिस्टम, एंड ऑप्शन डी पुट टैक्सेस ऑन द पीजेंट्स। एंड इसका राइट आंसर जो है वो है ए सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाइड किया गया, फेडरल सिस्टम जो था उसको एबोलिश किया गया, एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेर्फडम का मतलब होता है जो कि दासत्व, ओके, स्लेव जो होते हैं, तो उनको फ्री किया गया जो पीजेंट्स होते हैं, एंड मोनोरियल ड्यू मतलब जागीरदारी जो दे होता है, ये सब सारे सिस्टम फ्री किए गए। तो ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन द टाउन्स? एंड द ऑप्शंस आर ए गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन systems were improved, peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom। And option number B transport and communication systems were improved, C peasants, artisans, workers and new businessmen had to pay tax, guild restrictions remained as they were। And the answer is ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मिड 18th century यूरोप व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड? ऑप्शंस आर दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। बी ऑप्शन है दे वर सोवरेन स्टेट्स, ऑप्शन सी दे वर डेमोक्रेसीज, दे वर ऑप्शन डी दे वर रिपब्लिक्स। तो 25 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस, कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेंट इटाली? तो नेपोलियन इटाली कब इन्वेंट किए थे? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1797। 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टेरिटरीज वर इंक्लूडेड अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर? ऑप्शंस आर अल्पाइन रीजनल, द टायरोल, द ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द सडरलैंड, बोहेमिया, तो लोम्ब्रेडे एंड वेनेटिया। तो ये इसका आंसर होगा 27 का ऑप्शन ए। तो अदर ऑप्शंस की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 28 क्वेश्चन है 28 नंबर का। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स? ऑप्शंस आर 18th century, later 18th century, 19th century and mid 18th century। तो 28 का जो सही आंसर होगा ये वो होगा 19th century, ऑप्शन नंबर सी। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज लिबरलिज्म? A. Liberalism derives from the Latin root liber meaning free, freedom for the individual and equality of all before the law। तो इसका सही जवाब 21 का ए है। ओके, द राइट आंसर इज लिबरलिज्म। वो लैटिन वर्ड से लिबर से
डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ है फ्री। ओके, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो लॉ के सामने, आइन के सामने, कानून के सामने सब समान है, इक्वल है। व्हाट इज सॉफ्रेज? सॉफ्रेज का मतलब क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जस्टिस, राइट टू वोट और राइट टू कंप्लेन। एंड द राइट आंसर इज राइट टू वोट। सी होगा इसका आंसर, राइट टू वोट। ओके, 31 है, इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज granted exclusively to dash, and the options are property owning men, B all men and women, and option D upper class, and ये होगा all। सारे के सारे ठीक होगा, बट आंसर है जो वो ऑप्शन बी, मतलब प्रॉपर्टी ओनिंग मैन है, मैन एंड वुमेन, अपर क्लास, लोअर क्लास, ऑल होगा इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी होगा। 32 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग एंड नूरेम्बर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव had to pass through dash, and the options are 11 customs barriers, no custom barriers, 6 custom barriers, and option D 3 custom barriers, and the right answer is option A 11 custom barriers। okay, 11 custom होगा। 33 है, when was the customs union or Zollverein formed to the at the initiative of Prussia and joined by most of the German states? Options are 1836, 1834, 1837 or 1835, and the right answer is option number B 1834। ओके, 1834 को हुआ था 1 जनवरी को। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डिड द कस्टम्स यूनियन और जोल्वेरिन डू? And options are abolished tax, abolished tariff barriers, and reduced the number of currencies from over 32 to option C abolished tariff charges and reduced the currencies to 5, only abolished tariff barriers। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हेन वाज नेपोलियन डिफेटेड? नेपोलियन को कब डिफेट किया गया? 1815 को, 1820 को, 1817 या 1821? तो आंसर होगा इसका 1815। ठीक है, 36 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का मतलब है स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन द सोसाइटी या सोशल नॉर्म्स बिकेम कंजर्वेटिव। सी मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, या ऑप्शन डी होगा डिफरेंट नॉर्म्स फॉर डिफरेंट क्लासेस। कंजर्वेटिज्म का मतलब हो गया मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस एंड हु वेर द पार्टिसिपेंट्स? कब वियना ट्रीटी कब साइन किया गया था और उसमें कौन कौन देश शामिल था, पार्टिसिपेट किए थे? देखते हैं। ऑप्शंस आर 1860 ब्रिटेन, रशिया या प्रूसिया, 1815 में हुआ था ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच, या 1820 में हुआ था ब्रिटेन एंड रशिया के बीच में, या 1817 में हुआ था रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। 1815 को ये ट्रीटी बना था, वियना ट्रीटी, एंड ये ट्रीटी ब्रिटेन,
रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 38 नंबर की तरफ चलते हैं। हु वाज गसेपा माजिनी, व्हाट डिड ही डू? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए फ्रेंच रेवोल्यूशनरी फॉर्म्ड ग्रुप्स, ऑप्शन बी ब्रिटिश स्टेट्समैन gave a speech, ऑप्शन सी रूसियन पॉलिटिशियन रोट ए बुक, या वो थे इटालियन रेवोल्यूशनरी फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज, यंग इटाली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बेर्ने एंड अपोज्ड मोनार्की। तो गॉसेप माजिनी वो कौन थे? वो थे इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे एंड वो फाउंड किए थे 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, एक था यंग इटाली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बेर्ने एंड अपोज्ड मोनार्की। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। 39 क्वेश्चन है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? तो ये स्लोगन था, ओके, दिस स्लोगन इज सेड बाय मेटरनिच, ओके, ये ड्यूक मेटरनिच है, चांसलर ड्यूक मेटरनिच ऑस्ट्रियन का चांसलर है, जो कहे थे कि व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ओके। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल ऑफ 1832? तो 1832 में जो ट्रीटी हुआ था, कंस्टेंटिनोपल जो ट्रीटी बना था, उसमें क्या घटा था देखते हैं। ऑप्शंस आर: रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ, ऑप्शन बी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस amongst the Greeks began, Greece was recognized as an independent nation, या ऑप्शन डी civilization, European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस was recognized as an independent nation, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक? एंड द ऑप्शंस आर 1846, 1848, 1845 या 1847। तो ये बना था 1848 को, ओके, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रूसिया टूक on the leadership of the movement for national unification, who was the chief architect of the movement? Options are Otto von Bismarck, option B Kaiser William I, option C Giuseppe Mazzini या option D Metternich। and right answer is option A Otto von Bismarck, ठीक है। तो A होगा 42 का सही आंसर। 43 क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वार्स ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन प्रूसिया विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन? ऑप्शन है 3 वार हुए थे 7 वर्ष में, 7 years में, जो कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के बीच में, एंड प्रूसिया उसमें विक्टोरी के गए, एंडेड विद इन प्रूसियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। एंड ये वार बना था, 3 वार बना था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन का देखते हैं, इन जनवरी 1871 हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स? तो ऑप्शन आर विलियम सेकेंड, ओटो von बिस्मार्क, काइजर विलियम फर्स्ट या मेटरनिच। राइट आंसर इज काइजर विलियम फर्स्ट, ओके, ऑप्शन सी। 45, who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic in 1830s? ऑप्शंस आर मेटरनिच, ओटो von बिस्मार्क, Giuseppe Mazzini या नेपोलियन। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Giuseppe Mazzini। सॉरी, in 1861
Dash was proclaimed King of United Italy? And the options are Victor Emmanuel II, ऑप्शन बी काइजर विलियम फर्स्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन या ऑप्शन डी गोसेफ माजिन। तो 46 का राइट आंसर होगा विक्टर एमानुएल फर्स्ट। ओके, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। 47 देखते हैं। Dash is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters 1807 to 1882. And the options are A. Giuseppe Mazzini, option B. Metternich, option C. Otto von Bismarck या ऑप्शन डी Giuseppe Garibaldi। ओके, तो 47 का आंसर होगा गारिबाल्डी, Giuseppe Garibaldi। नेक्स्ट है 46 48 क्या क्वेश्चन है देखते हैं। विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट tension in Europe after 1871 and these are the options 1 Southern Europe, 2 Mid Europe, 3 Balkan states या D Eastern states। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बल्कन स्टेट्स। 49 क्वेश्चन है। ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans. This became one of the major reasons for this. Options are First World War, B Second World War, option C fall of Ottoman Empire, D integration of Balkan states। And the right answer is option A First World War। इसका कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वार। एंड 50 नंबर क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखते हैं। व्हेन वाज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम sorry, and the options are 1798 1798 1801 1800 1799 and the right answer is 1801 ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा 50 क्वेश्चंस। ओके, तो आज का इस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो और सारे MCQs में लाऊंगा अगर आपका एनकरेज ऐसे ही रहा मुझ पर। और MCQs के लिए क्लासेस के लिए अगर आप चाहते हैं मैं और MCQs लाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए किस सब्जेक्ट का MCQs चाहिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। एंड उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।